देखिए, देश के इतिहास में सबसे निर्णायक एक केस है जो कि भारतीय संविधान को बहुत ही सशक्त बना देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो कभी जज थे, ना तो कभी कोई अधिवक्ता थे, एक वादी के तौर पे वो इतने फेमस हो गए, उन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि उस केस ने, उस वाद ने भारत के लोकतंत्र की स्थापना कर दी और लोकतंत्र को और सशक्त बना दिया। यह केस है आप सभी का केशवानंद भारती वाद। तो आज के सेशन में आप सभी को मैं केशवानंद भारती वाद समझाने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने शंकरी प्रसाद और बेरुवारी वाद, ये दो वाद आपको मैंने समझाए थे और मैंने आपको ये बताया था कि मैं आने वाले समय पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो माइलस्टोन हैं उन सभी केसेस के बारे में बहुत समग्रता से पढ़ाऊंगा, जिनमें से अगला अंक ये है आप सभी का। और इसको समझाने का एक विशेष कारण भी है। आपको शायद ये पता हो कि 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक फैसला आया था माननीय उच्चतम न्यायालय जी के द्वारा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इस वाद में 13 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी, जो कि अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है। उस संविधान पीठ के द्वारा एक फैसला आया जिसने भारतीय संविधान का इतिहास ही रच दिया। न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो एक लंबा संघर्ष चला रहा था, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया। न्यायपालिका की पावर्स को फिर से जो है स्थापित कर दिया, भारतीय लोकतंत्र को सजीव बना दिया, आर्टिकल 368 को परिभाषित कर दिया। ये सारे काम एक ही वाद ने किए हैं। केशवानंद भारती निश्चित तौर पे ये केस हार गए, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने लोकतंत्र को हमेशा हमेशा के लिए जिता दिया। तो आज समझने का प्रयास इस सेशन में करेंगे कि केशवानंद भारतीवाद है क्या आखिरकार, और ये इतना चर्चा में कैसा रहा, इसमें संविधान के आधारभूत ढांचे को लेकर के क्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है निर्णय दिया गया और किस तरीके से स्टैब्लिश किया गया। तो पूरी कहानी समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं इस ऐतिहासिक पुरुष को, और दुर्भाग्य की बात है कि अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 6 सितंबर 2020 को जो है केशवानंद जी का निधन हुआ। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए, संविधान की परिभाषा के लिए हमेशा के लिए इनका नाम हमेशा अमर रहेगा, इस वाद का नाम अमर रहेगा। तो चलिए केशवानंद भारतीवाद को समझते हैं, जानते हैं। देखिए, चूंकि ये वाद आपका कब आया था, 24 अप्रैल 1973 को। अब ये इस समय चर्चा में क्यों बना हुआ है? पहली बात तो ये चर्चा में भी है क्योंकि अभी चल रहा है आपका 2023, और इस आधार पे इस वाद के 50 वर्ष हो चुके हैं। 50 वर्ष हो चुके हैं, और 50 वर्ष में इस वाद के आने के बाद बहुत सारे निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिए, और उन निर्णयों के कारण ही आज हमारा संविधान नित्य निरंतर लगातार परिवर्तनशील भी होता जा रहा है और अपने आप को सशक्त करता जा रहा है, आप लोगों को एम्पावर्ड करता जा रहा है। ये सारी चीजें हो पाए। तो अब पूरे मैटर को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं यहां पर 3-4 भागों में इसको बांट के बता रहा हूं। पहले तो ये केशवानंद भारतीवाद है क्या, पूरा का पूरा केशवानंद भारती वर्सेस ये वेदांत मामला है क्या। दूसरा, केशवानंद भारती मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तब क्या हुआ। और तीसरा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारतीवाद में क्या निर्णय दिया गया। और चौथी बात रहेगी कि जो बुनियादी ढांचा का सिद्धांत है, 13 न्यायाधीशों की बेंच ने किस तरीके से संविधान संशोधन के साथ ही आपके बुनियादी ढांचा के सिद्धांत के साथ संविधान को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। तो 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस उस समय सीकरी थे, और उनके साथ 12 अन्य न्यायाधीशों के द्वारा क्या निर्णय दिया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 368 आपका इसमें बहुत महत्व रखता है। देखिए, पहले क्या था, एक लंबा जो है आपका एक इतिहास है इस केस का। अब उस इतिहास के हर पक्ष को तो यहां पे मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मैं आपको एक क्रम बताता हूं कि ये कैसे पूरा मुद्दा केशवानंद भारतीवाद तक आने की बात कैसे हुई, कैसे केशवानंद भारतीवाद तक आया गया। इससे पहले कई सारे केस थे जिन केसेस से जो है पूरी की पूरी ये हिस्ट्री आपकी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, तो एक बार यहां पे मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं। ये देखिए, एक जगह है, ये केरल में एक जगह है जिसका नाम है कासरगोड। कासरगोड में ही आपका जो है एक मठ है आपका, उसके बारे में आएंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो ये आपको अभी वहीं पर आपके केशवानंद भारतीवाद में आपके जुड़े हुए थे। एक बार समझते हैं कि मूल ढांचे का सिद्धांत डेवलप कैसे हुआ
और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से मूल ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया। यहां पे देखिए एक पूरा टाइमलाइन बना हुआ है, इस टाइमलाइन को समझने का आप प्रयास करिए। इस टाइमलाइन में समयावधि लिखी हुई है और कई सारे केस लिखे हुए हैं, ये केस जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूं, जब 1947 का हमारा देश का संविधान बनना चालू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, जिनमें से एक आपका था संपत्ति का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आपका संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार के तौर पे था और यह सरकार के गले की फांस भी बन गया। इतनी बड़ी फांस बन गया कि जब भी सरकार, राज्य भूमि सुधार को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, भूमि सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यदि विकास करना है तो भूमि चाहिए, और जब भी भूमि को लेकर के राज्य कोई भी कार्य करता तो कोई ना कोई जमींदार उठ के खड़ा हो जाता, कोई ना कोई मठ उठ करके खड़ा हो जाता। केशवानंद भारती भी उसी मठ से हैं जिनकी संपत्ति पे आंच आई, जिसकी संपत्ति में आंच आती, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन करना था, समता मूलक समाज बनाना था, जो अंग्रेजों के द्वारा स्टैब्लिश व्यवस्था थी उसको समाप्त करना था, बाकी विकास कार्य के लिए भी जमीन को अधिग्रहण करना था। तो जब भी कोई जमीन का मुद्दा उठता तो उस जमीन के मुद्दे में जमींदार आके खड़े हो जाते, लैंड होल्डर्स आके खड़े हो जाते, कोई मंदिर या मठ आके खड़ा हो जाता। तो ऐसे कई सारे मामले जगह जगह पे आए और इसी के कारण से पहला संविधान संशोधन करना पड़ा। पहला संविधान संशोधन आपका जैसे ही हुआ उसके साथ ही नवी अनुसूची जोड़ी गई और उसके खिलाफ तुरंत ही शंकरी प्रसाद का केस आ गया, ठीक है। तो कई सारे केस आए हैं। देखिए एक केस तो आपका 1950 में ही आया था, ए.के. गोपालनवाद, यह 1950 का केस है और ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता थे मद्रास वाले क्षेत्र में और इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। तो यह भी एक मैटर था आपका, यह आर्टिकल 22, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 कई सारे आर्टिकल से जुड़ता है। मैं सिर्फ यहां पे अभी ग्लिम्स दूंगा, आने वाले समय पे हो सकता है मैं आपको ए.के. गोपालन भी एक सेपरेट क्लास में समझाऊं। शंकरी प्रसाद मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी यहां पे एक बार बता देता हूं। तो एक केस तो आपका ए.के. गोपालन का था 1950 का, दूसरा केस आपका 1951 का केस है। यदि आप चाहें तो ये टाइमलाइन मेरे साथ डेवलप कर सकते हैं, जो चीज मैं आपको बताऊं उसको समझ सकते हैं। 1951 का जो एक केस था, इसमें क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, शंकरी प्रसाद वाद आया और इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 13(2) है, देखिए एक ये बड़ा विवादित रहा, आर्टिकल 13(2), अनुच्छेद 13(2) में लिखा हुआ है कि कोई भी संसद के द्वारा बनाई जाने वाली विधि यदि मूलाधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करेगी तो वो विधि उतने हिस्से तक क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिए, संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाता है जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो वो विधि अपने आप खत्म हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत, ठीक है, आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ है ना। तो या तो विधि उतने हिस्से तक या तो पूरी की पूरी विधि ही समाप्त हो जाएगी जो फंडामेंटल राइट को समाप्त करेगी। ऐसे कई सारे कानून आपके समाप्त हो चुके हैं जो आजादी के बाद संसद ने कोई बनाए, जैसे अभी एक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 66A धारा, वो भी आपकी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपका एक प्रावधान था। अब मुद्दा यह है कि जब संविधान संशोधन किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया, तो शंकरी प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उच्चतम न्यायालय जी ने बोला कि संविधान संशोधन विधि ही नहीं है, यह विधि ही नहीं है। संविधान संशोधन ना तो विधि है, जब विधि नहीं है तो कोई समस्या ही नहीं, सीधी सी बात समझिए। तो शंकरी प्रसाद में तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा मना कर दिया कि जो संविधान संशोधन है ना, ये कोई विधि है ही नहीं। अब जब ये कोई विधि नहीं है तो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे क्या ना करे, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है। ये बात हुई 1951 के एक्ट में, ठीक है। इसके बाद एक और मामला आया सज्जन सिंह वाद, यह 1965 का वाद था। अब देखो इन सब में हमेशा प्रश्न उठता था आर्टिकल 368 का, क्योंकि ये सब फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए थे जितने भी वाद थे, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही कि संसद के पास एब्सोल्यूट पावर है, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। किस किस वाद में, एक तो ए.के. गोपालन वाद है आपका, शंकरी प्रसाद का केस है या सज्जन सिंह वाद है, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि कोई दिक्कत नहीं है, संविधान के किसी भी हिस्से में
संसद सुप्रीम है, संसद संविधान को बदल सकती है। आर्टिकल 368 में शब्द लिखा हुआ था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो यहां तक तो बात ठीक थी, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद आता है गोलकनाथ केस 1967 पे, ठीक है, 1967 में। मतलब देखो अभी तक जो पूरी की पूरी गेंद थी वो थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधायिका के पाले में पूरी की पूरी गेंद दी गई। 1950 में भी यही बात हुई, 1951 में भी यही बात हुई, 1952 में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही बोला गया कि विधायिका यानी कि हमारी संसद किसी भी जो है संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल 368 के तहत उसको यह पावर मिली हुई है, ठीक है। लेकिन गोलकनाथ में पूरा का मामला ही बदल गया। गोलकनाथ में पहली बात क्या बोली गई? सबसे पहली बात देखिए, तीन बातें हुई गोलकनाथ में। सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने बोला गोलकनाथ केस पे कि 368 ने संसद को संशोधन करने की शक्ति नहीं प्रदान की है, बल्कि यह केवल प्रक्रिया बताता है कि भैया कैसे संशोधन करोगे। ये एक प्रोसेस की बात करता है। क्या बात करता है? प्रोसेस की बात करता है। किसकी बात कर रहा है? प्रोसेस की, प्रक्रिया की। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, तभी आपको केशवानंद तक मैं लेकर के चल रहा हूं, बहुत इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा। और समझ में आ रहा हो तो एक बार कमेंट करिएगा कि हां चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 368 ये कह रहा है कि संसद, मतलब ये गोलकनाथ वाद पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बोल दिया कि 368 शक्ति नहीं है, संविधान संशोधन की शक्ति नहीं है, बल्कि प्रक्रिया है। ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। शक्ति नहीं है मतलब कि संविधान संशोधन को आप जो एक प्रोसेस बताया गया कैसे संविधान का संशोधन करना है, तो आर्टिकल 368 के तहत आप संविधान के में संशोधन करने की प्रक्रिया बताई गई, शक्ति नहीं दी गई। दूसरा बोला कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकारों पे, यह भी गोलकनाथ पे बात कही। पूरी बात गोल गोल हो गई। गोलकनाथ में किसी एक केस में अलग से सेपरेट आपको बताऊंगा। तीसरी बात जो यहां पे की गई कि आर्टिकल 2 के तहत विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन भी आता है। मतलब संविधान संशोधन भी विधि है, यानी कि यदि संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को, तो संविधान संशोधन भी आपका असंवैधानिक घोषित कर दिया जा सकता है। यह बात हुई आपकी गोलकनाथ पे। फिर से एक बार समझिए कुछ महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती के पहले के। 1950 में एके गोपालन वाद आया, ठीक है, यह निवारक निरोध अधिनियम से जुड़ा हुआ था। शंकरी प्रसाद केस आया, लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था, ये बिहार के आपके जमींदार थे शंकरी प्रसाद, ठीक है। और तीसरा केस आपका सज्जन सिंह वाद आया 1965 का। तो ये तीन प्रमुख केस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपका 1967 में गोलकनाथ वाद आया, ठीक है। कौन सा आया? गोलकनाथ वाद 1967 में। और इस वाद में पूरा का पूरी कहानी बदल गई। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विधायिका को बोला गया कि आप संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकते हैं, आपके पास पावर है। आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में, मूल अधिकार सहित किसी भी हिस्से में आप क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। लेकिन 367 में पूरी कहानी बदल गई। यह बोला गया, माफ करेगा, 1967 में आपका 1967 में गोलकनाथ वाद में क्या बोला गया कि अनुच्छेद 368 में संसद को संशोधन करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रक्रिया की बात है, ठीक है। और यहां पर दूसरी बात की गई कि मौलिक अधिकारों सहित संविधान के हर एक हिस्से पे संशोधन करने के राइट नहीं है, ठीक। और आर्टिकल 13(2) में बोला गया कि विधि में संविधान संशोधन भी सम्मिलित है। अब पूरी कहानी बदल गई। अब जैसे ये पूरी कहानी बदली, आपको पता है विधायिका ने फिर से एक संविधान संशोधन किया जिसका नाम है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब किया गया? 1971 में। अब 24वां संविधान संशोधन के तहत अब देखिए यहां पे देखिए कब एक टसन चालू हो जाएगी विधायिका वर्सेस न्यायपालिका में, एक जंग चालू हो जाएगी। जंग जैसा ही है, आपस में एक दूसरे के प्रति जो कमेंट आ रहे हैं उन कमेंट को, जो निर्णय आ रहे हैं उनको निष्प्रभावी बनाने की दिशा में काम करना। तो जैसे ही आपका 1967 में गोलकनाथ वाद आया, वैसे ही 1971 में संसद के द्वारा 24वां संविधान संशोधन कर दिया गया। अब 24वां संविधान संशोधन अधिनियम में सबसे पहली बात यह लिख दी गई कि आर्टिकल 13 के तहत संविधान संशोधन विधि नहीं है, इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है।
मतलब कि स्पष्ट करके लिख ही दिया गया कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आती है। अभी भी आप बेयर एक्ट खोलोगे तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है 13(4) में, देख लीजिएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 13(4), ठीक है। 1 मिनट में यहां पे आपको दिखाई देता हूं, ये आप देखिए, ये लिखा हुआ है बट अब ये इलीगल हो चुका है, मतलब इसके बारे में भी मैं बात कर दूंगा। यहां पे देखिए ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा है इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान के किसी भी संशोधन में लागू नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो ये 1971 में विधायिका ने काम किया, संसद ने एक संविधान संशोधन ही पारित कर दिया और साथ ही लिख दिया कि नागरिकों के जो मूल अधिकार वो सीमित हैं, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म को लेकर के, किस तरीके से जमींदारी उन्मूलन को लेकर के या संपत्ति के अधिकार किस तरीके से गले की फांस बन गया और न्यायपालिका विधायिका संविधान को लेकर के एक खींचतान चलनी चालू हो गई। तो 1971 में 24वां संविधान संशोधन, इसके बाद 1972 में आपका 25वां संविधान संशोधन हुआ आपका, ठीक है। इसमें भी कई सारी बातें ऐसी कही गई, जैसे कि मूल अधिकार जो है राज्य के नीति निषेधक तत्व में ज्यादा प्रभावी किसको दिया गया, डीपीएसपी को, कि भाई डीपीएसपी से सभी जानते हैं आप लोग, राज्य के नीति निषेधक तत्व जिनके आधार पर राज्य कानून बनाता है। तो राज्य के नीति निषेधक तत्व के तहत जब राज्य कानून बना रहा होगा तो मूल अधिकारों का वायलेशन चल सकता है, हो सकता है। यानी कि डीपीएसपी को प्राथमिकता दी गई, मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई 25वें संविधान संशोधन से। और साथ ही बोला गया कि अनुच्छेद 39B और 39C ये दोनों डीपीएसपी हैं आपके, 39B भी डीपीएसपी है और 39C भी आपका डीपीएसपी है। मैं अभी आपको बताऊंगा दोनों क्या है। इनमें न्यायिक समीक्षा पर अंकुश लग सकता है, आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते। न्यायालय जो है इसको लेकर कोई कानून यदि विधायिका बनाती है तो इस पे किसी भी तरीके से न्यायपालिका अंकुश, ठीक है। तो यहां पे ये भी आप ध्यान रखिएगा। मुआवजा शब्द को पर्याप्त मुआवजा या रकम में बदल करके संपत्ति के अधिकार की कटौती कर दी गई। तो संपत्ति के अधिकार को और सीमित कर दिया गया 1972 में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मैं जो बता रहा हूं, अभी हम 73 तक पहुंचे नहीं है, केशवानंद भारती 73 में हुआ था। तो 1950, 1951, 1965 यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 67 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि भैया संविधान में संशोधन नहीं कर सकती संसद, क्योंकि यह विधि के अंतर्गत आती है। 24वां संविधान संशोधन करके सीधा विधायिका ने लिख दिया कि संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए मौलिक अधिकारों सहित किसी पे भी संशोधन किया जा सकता है। 25वें संविधान संशोधन में भी डीपीएसपी को प्रभावी बना दिया गया फंडामेंटल राइट पे, ठीक है। अब कहानी आती है 1973 की। अब पूरी की पूरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं 1973 की, और यह है आपका केशवानंद भारतीवाद। मूल ढांचे की अवधारणा का उद्भव जो यहां पे हुआ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। केशवानंद भारतीवाद क्या है, कौन थे केशवानंद, कैसे इन्होंने भारत के संविधान को इतना पावरफुल बना दिया, कैसे इनके द्वारा जो है पूरी की पूरी जो है केशवानंद भारती एक मामला आज तक जो है सुप्रीम कोर्ट के बहुत पावरफुल बना देता। सुप्रीम कोर्ट निश्चिंत होकर के सो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। यदि संसद कुछ भी उलटफेर करेगी तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही बाजी रहेगी। क्या है पूरा मामला, एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए केरल में एक जगह है कासरगोड, ठीक है। ये केरल का सबसे उत्तरी जिला है। मैं एक बार आपको मानचित्र में दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं कासरगोड, ये आपकी केरल का कासरगोड जिला है, बड़ा फेमस है। और इस समय केरला स्टोरी एक आपकी जो है आपने देखा होगा मूवी, बड़ी विवादों में चल रही है, तो उसमें कासरगोड जिले को भी दिखाया गया है। तो कासरगोड केरल का सबसे उत्तरी जिला है, ठीक है। और एक तरीके से इधर से कर्नाटक है, इसका पश्चिम में जो है पूरा अरब सागर है, तो ये चारों तरफ से आपका जुड़ा हुआ है। यहां पे एक बहुत पुराना शैव मठ है, ठीक है। शैव मठ कहां पे, एक जगह एडनीर, ठीक है। यहां पे एक जगह है एडनीर, मैं आपको एक बार मानचित्र में दिखा देता हूं। ये आप देखिए यहां पे एक जगह है कासरगोड में एडनीर, ये आप देख पा रहे होंगे, ये शैव मठ है, ठीक है। शैव मठ है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो कासरगोड में एक शैव मठ था एडनीर में, ठीक है। और यह मठ 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी आज से बहुत प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, जब शंकराचार्य थे आपके, तो अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ था यह मठ, ठीक है। तो शंकराचार्य से जुड़ा हुआ मठ था ये पूरा का पूरा,
ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अब ये मठ का काफी महत्व हो जाता है इस आधार पे। वैसे भी साउथ में जितने भी टेम्पल हैं, मठ हैं, इनके पास बहुत संपत्ति है। ये आप देख सकते हैं, यही है केशवानंद जी। ठीक है, तो कासरगोड का सबसे उत्तरी जिला आपका कौन है केरल में? ठीक है, कासरगोड है, और कासरगोड में ही एडनीर मठ है। वो एडनीर मठ का इतिहास ये है कि ये शंकराचार्य के वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर जो है मठ का इतिहास बहुत पुराना, 1200 साल पुराना ये मठ है पूरा का पूरा। और एक तरीके से ये शंकराचार्य की क्षेत्रीय पीठ थी, तो इसको केरल का जो है आपका केरल का शंकराचार्य, मतलब इस लेवल का जो है पूरा का पूरा मठ को दर्जा प्राप्त है। इसी मठ के जो हेड थे वो थे स्वामी केशवानंद भारती। ठीक है, और तत्कालीन समय में केशवानंद भारती की यह लोकप्रियता थी कि उन्हें केरल का शंकराचार्य भी कहा जाता था। ठीक है, उस समय पे। ठीक है, तो केरल के शंकराचार्य पे भी ये जाने जाते थे। ठीक है, मात्र 19 साल की अवस्था में केशवानंद भारती जी ने संन्यास लिया था। इसके बाद इनके गुरु जो थे उनका निधन हो जाने के बाद ये एडनीर मठ के मुखिया बन गए थे। ठीक है, और इस कारण से इनको श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोकलाचार्य श्री केशवानंद भारती के नाम से इनको संबोधित किया जाता था। तो काफी बड़ा जो है इनका नाम था, वहां पे नामी गिरामी व्यक्ति थे। ठीक है, अब ये मठ बहुत इंपॉर्टेंट था। कैसे इंपॉर्टेंट था, एक बार इस मठ के बारे में काफी सारे विषयों पर मैं आपको यहां से क्रम से चर्चा करूंगा। देखिए, मठ अध्यात्म के क्षेत्र में तो था ही, लेकिन साथ ही यहां पे जो तत्कालीन केरल की नाट्य परंपरा है, नृत्य परंपरा है, उसको भी बढ़ावा देने के लिए काफी काम करता था ये मठ। ठीक है, अब इस कारण से इस मठ के पास बहुत बड़ी जमीन थी, बहुत बड़ा एरिया था, और इस मठ के द्वारा इस एरिया पे बहुत सारे स्कूल और कॉलेज चलवाए जा रहे थे। ठीक है, कई सारे व्यवसायों को संचालित कर रहा था। लगभग जो है ये इसके पास हजारों एकड़ जमीन थी। इस मठ के पास, एडनीर मठ के पास हजारों एकड़ जमीन थी, और उसके द्वारा उस जमीन पर केरल के जो कल्चर है, संस्कृति है, उस संस्कृति को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए एडनीर मठ के द्वारा बहुत सारे स्कूल, कॉलेज और कई सारे व्यवसाय संचालित कराए जा रहे थे। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसी समय केरल सरकार के द्वारा वहां पर जो मुख्यमंत्री थे वो थे EMS नंबूदरीपाद। ये बात है 1963 की। उनके द्वारा एक कानून लाया गया। कानून था केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963। एक लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया, केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963। मुझे बताएं, ये समझ में आ रहा है ना जो चीजें मैं बता रहा हूं? मैं थोड़ा सा आपका बिल्कुल एक जो होता है ना, आपका पूरा फाउंडेशन आपका क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 आया, और उसके तहत जो वहां के जमींदार थे बहुत सारे केरल के, और साथ ही जो मठ थे, उन सभी की जमीनों को अधिग्रहित करने की बात हुई। ठीक है, और ये पूरा का पूरा नवी अनुसूची में डाल दिया गया। ये पूरा का पूरा जो अधिनियम था ये नवी अनुसूची में डाल दिया गया। अब चूंकि ये नवी अनुसूची में डाल दिया गया, तो नवी अनुसूची में डाल देने के कारण से क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो अधिनियम है ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और इसके तहत जितने भी वहां के बहुत सारे जमींदार थे, लैंड होल्डर्स थे, साथ ही मठ थे, उनकी जितनी जमीनें थी, सारा कुछ केरल सरकार के द्वारा अधिग्रहण करना चालू कर दिया गया। ठीक है, अब चूंकि एडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती जी थे, उन्होंने अदालत में इस फैसले को चुनौती दे दिया। सबसे पहले वो केरल हाई कोर्ट गए। ठीक है, मठ के मुखिया होने के नाते 1970 में उन्होंने जो है केरल हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, और आर्टिकल 26 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की प्रबंधन के अधिकार की बात करता है, उसके तहत जो है इन्होंने क्या किया कि भैया हम एक धार्मिक संस्थान है, और धार्मिक संस्थान होने के नाते हमारा इस पे प्रबंधन करने का अधिकार है। धार्मिक संपदा का हम प्रबंधन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, इसलिए यह अधिकार हमें दिया जाए। साथ ही आर्टिकल 21 चूंकि फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट था, तो आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, आर्टिकल 31, इन सब के तहत जो है ये चले गए। ठीक है, अब जब ये पूरा का पूरा मैटर हुआ, तो आखिरकार हाई कोर्ट ने जो है यहां पर ये केस हार गए, केरल हाई कोर्ट में केस हार गए। अब जब केरल हाई कोर्ट में ये केस हार गए, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, चैलेंज किया अगेन इस पूरे मुद्दे को। सुप्रीम कोर्ट में अगेन पूरे के पूरे मैटर को
चैलेंज किया गया। तो शुरुआती इतिहास मैंने आपको बताया कि पहले हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामला आया। अब जब देश की शीर्ष अदालत पे पूरा मामला पहुंचा तो अब चूंकि ये संविधान का जुड़ा हुआ मैटर है, संविधान के जुड़े हुए जितने भी मैटर होते हैं इन सभी मैटर को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुना जाता है। हाई कोर्ट भी इस पे कई बार गाइडलाइन देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या करता है। हमारे संविधान का अभिभावक या हमारे संविधान का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट ही है। तो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है आपका कि देश में जो संसद है उसके पास संविधान संशोधन के जरिए क्या मौलिक अधिकारों सहित संविधान की किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है कि नहीं है। क्योंकि 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथवाद में कह दिया था कि भैया संविधान के हर एक हिस्से पे आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 368 मात्र प्रक्रिया है, आपको शक्ति नहीं देता, पावर नहीं देता है। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में 11 सदस्यीय बेंच बनी थी आपकी, 11 सदस्यीय बेंच। अब चूंकि मैटर बहुत ज्यादा गंभीर था तो एक बड़ी पीठ बनाई गई, सबसे बड़ी पीठ बनाई गई जिसमें 13 सदस्यीय जज थे। आप देख सकते हैं, मैं एक बार बता देता हूं, यहां पे आप देखिए ये टोटल 13 जजों की बेंच बनी केशवानंद भारती बाद में। ये ऐतिहासिक जज हैं जिसमें जस्टिस सीकरी थे, उस समय सीजेआई थे आपके जस्टिस सीकरी। तो जो है 13 सदस्यीय बेंच बनी। 1972 में लगातार सुनवाई की गई और लगभग 68 दिनों तक सुनवाई चली इसकी, 68 दिनों तक बैक टू बैक इसकी सुनवाई चली। इस सुनवाई के बाद लगभग 703 पन्नों का एक जजमेंट आता है और उस जजमेंट ने सब कुछ बदल दिया। ठीक है, और केशवानंद भारती इस केस में फिर हार गए। केशवानंद भारती इस केस में जीते नहीं, केशवानंद भारती इस केस को हार गए। 7-3 से फैसला आया, 7 जज मेजोरिटी में थे और 6 जज जो है आपके माइनॉरिटी में थे। केशवानंद भारती के साथ 6 जज तब भी खड़े थे 13 में से, ध्यान रखिएगा, लेकिन 7 जजों के साथ केशवानंद भारती ये वाद हार गए। ठीक है, तो केशवानंद भारती ये वाद हारे जरूर, लेकिन संविधान में बहुत सारे माइलस्टोन जुड़ गए। कौन कौन से माइलस्टोन जुड़े, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूल अधिकार में भी संशोधन करे, संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करे, आर्टिकल 368 उसको पावर करता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 को पहले परिभाषित किया इन्होंने। दूसरी बात यहां पे साथ में ये जोड़ दी कि ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे के, बुनियादी ढांचे के, बेसिक स्ट्रक्चर का परिवर्तन करता हो, यह संविधान का मूल स्वरूप बदल देता हो। जो संविधान निर्माताओं ने संविधान को जिस मंशा के तहत बनाया है उन सभी को बदल देता हो, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहीं से निकल के आया आपका मूल ढांचे का सिद्धांत या बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। तो केशवानंद भारती का मामला जो है न्यायिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और यहीं से देश में संविधान सबसे ऊपर जाकर के बैठ गया। संसद नहीं है हमारे देश में पावरफुल, हमारे देश में संप्रभु संविधान है और संविधान ही संसद को यह पावर देता है कि आप मुझे बदल सकते हो, लेकिन कितना बदल सकते हो, आप मेरे बेसिक स्ट्रक्चर को, मेरे बुनियादी ढांचे को बदल नहीं सकते। केशवानंद भारती बात में तय हो गया। तो 7 जजों ने बोला कि संसद संविधान में किसी भी हद तक संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में, बुनियादी ढांचे में वो संशोधन नहीं कर सकती। तो संसद, अब बुनियादी ढांचा क्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर आप परिभाषित कर दीजिए, बता दीजिए कि संविधान का यह हिस्सा बुनियादी ढांचा है, यह हिस्सा बुनियादी ढांचा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचा क्या होगा यह हम तय करेंगे, ये हम बताएंगे समय समय पर। हम समय समय पर संविधान को परिभाषित करते रहेंगे। जब भी आप संविधान में कोई संशोधन करोगे और उसकी संवैधानिकता का प्रश्न उठेगा तो हम आपको बताएंगे कि यह संविधान सम्मत है कि नहीं है, यह बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है कि नहीं है। देखिए, यह सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा प्लान था। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे का सिद्धांत भी बता दिया और साथ ही ये स्पष्ट कर देता उस समय कि ये बातें मत संशोधित करना, बाकी कुछ भी कर देना, तो अभी तक संसद ने कोई ना कोई नियम कानून बना लिया होता। संसद अभी तक उसको बाईपास कर देती, बोल देती आपने तो इतनी बातें बताई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पर आपको बताएंगे बुनियादी ढांचा क्या होगा, ध्यान रखिएगा।
और जैसे ही 1973 का बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आया 1973 का, इंदिरा गांधी बौखला गई। वैसे उसके पीछे और भी केस है। राजनारायणवाद 1975 में आया था, जिसमें इंदिरा गांधी की जो है कुर्सी चली गई। इंदिरा गांधी को जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया प्रधानमंत्री पद के लिए। उसके बाद देश में लगता है आपातकाल, और जब देश में लगा आपातकाल तो हुआ 42वां संविधान संशोधन। एक लघु संविधान लिखा गया। 42वें संविधान संशोधन से पूरे संविधान को बदल दिया गया, हर एक हिस्से में बदलाव किया गया, नई चीजें जोड़ी गई, प्रस्तावना में जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, फंडामेंटल राइट में बहुत सारी चीजें परिवर्तित की गई, न्यायपालिका की सारी पावर खत्म कर दी गई। अब देखिए कितनी बड़ी बौखलाहट थी। 1973 में केशवानंद भारती वाद में चूंकि यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आप संविधान के किसी भी हिस्से को परिवर्तित करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मूल ढांचे के सिद्धांत को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। और यह इतनी बड़ी बात थी कि आगे आने वाले जितने संशोधन थे, सारे के सारे संशोधन को पुनरावलोकन करने का अधिकार, सारे अधिकार आ गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में, जब इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा परिवर्तित किया गया संविधान में, तो वहां पे लिख दिया गया आर्टिकल 368 में कि कोई भी संविधान संशोधन होगा। यह बात है 1976 की। देखिए केशवानंद भारती आया 1973 में, 1976 में आपका फिर से अगेन क्या आया, 42वां संविधान संशोधन। और जब आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें लिख दिया गया आर्टिकल 368 में कि संविधान संशोधन पे न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। न्यायपालिका संविधान संशोधन में किसी तरीके से कोई भी पुनरावलोकन नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, यानी न्यायपालिका की पावर को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 368 4 और 5 आज भी पढ़ेंगे तो वहां पे बातें लिखी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट आराम से इस बात को देखता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको 1973 का जो काम करना था वो बहुत बड़ा कार्य था, बुनियादी ढांचे का सिद्धांत। इसके बाद आता है आपका मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में, और मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का बुनियादी ढांचा है, संविधान के आधारभूत बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। पूरी तरीके से हाथ काट देता है संसद के, पूरा इलीगल घोषित हो जाता है आर्टिकल 368 का सेक्शन 4 और 5। तो आप ये बात समझिए कि ये कितना बड़ा वाद है। इसके बाद आपको पता है अभी एनजेसी आया था, है ना, 99वां संविधान संशोधन करके बोला भैया हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हम करेंगे। कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी, विधायिका करेगी, कार्यपालिका करेगी, कानून मंत्री सम्मिलित होंगे, 2 बाहरी लोग सम्मिलित करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोलेजियम प्रणाली हटाओ, न्यायाधीशों की पारदर्शिता लाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा अब आप लोग हमें जो है नियुक्त करोगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 49 उठा के देखिए, वहां पे लिखा कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों आपस में क्या रहेंगी? पृथक रहेंगी, और उस कारण से उसको इलीगल घोषित कर दिया। बोला ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे का क्या है आपका। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर मिल गई, ठीक है। आपातकाल लागू हुआ, संविधान को पूरी तरीके से बदल दिया गया, लघु संविधान लिखा गया 42वें संविधान संशोधन में। केशवानंद भारती के निर्णय को आधार मान करके फिर से मूल संविधान को वापस करा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो 1973 में केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीश की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए संविधान संशोधन के अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया। उन्होंने कहा संविधान के किसी भी हिस्से पर भी आप संशोधन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मूल ढांचे को ध्यान में रखेगा, बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेगा, इसको क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। और मूल ढांचा क्या होगा हम जल्द जल्द आपको बताएंगे, जैसे ही आप संविधान संशोधन करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। और इसके तहत इन्होंने बताया भी कि क्या क्या मूल ढांचा हो सकता है। कई जगहों पे कुछ चीजें आपकी अभी तक परिभाषित की गई हैं कि मूल ढांचे में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। मैं यहां पे आपको कुछ पर्टिकुलर जो अभी तक चीजें बताई गई हैं कि भाई इन्हें आप समाप्त नहीं कर सकते हो, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। अभी इससे ज्यादा भी और भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहां पे संविधान सर्वोपरि है, इसे नहीं बदल सकते। हमारे यहां ब्रिटेन की तरह ये नहीं कर सकते संसद सर्वोपरि है,
संविधान ही सर्वोपरि रहेगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा यह हमेशा बना रहेगा। आप, ये एक आधारभूत ढांचा है, इस ढांचे को नहीं समाप्त कर सकते कि आप कार्यपालिका, विधायी, न्यायपालिका की शक्तियां ही खत्म कर दीजिए, नहीं कर सकते। आप गणतंत्र को नहीं समाप्त कर सकते। हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जनता द्वारा चुने जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव ही होगा, इसलिए इस प्रणाली को नहीं समाप्त कर सकते। आप लोकतंत्र नहीं समाप्त कर सकते। भारत का लोकतंत्र स्वरूप वाली ही सरकार रहेगी। आप यहां पे ना तो राजतंत्र ला सकते, ना तो तानाशाही ला सकते, यहां पे डेमोक्रेटिक, ये क्योंकि बुनियादी ढांचा है संविधान का। ऐसे थोड़ा हमारे देश का संविधान निरंतर चल रहा है। विश्व में कितने संविधान बनते हैं, देशों में फेल हो जाते हैं। ये फेलियर इसी ने बचाया, केशवानंद भारतीवाद ने, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्पष्ट किया विधायिका को। संविधान में धर्मनिरपेक्ष चरित्र, हमारा कंट्री सेकुलर चरित्र का है, यहां पे देश का कोई भी धर्म नहीं है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, संसदीय प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, मौलिक अधिकार और निहित तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जनादेश, ये सारी बातें आपकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का पालन करती हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या है, तो न्यायालय का ये जो निर्णय रहा, ये निर्णय में नवी अनुसूची जैसे कि तैसे बनी हुई है कि भाई नवी अनुसूची में यदि कोई भी एक्ट लेकर के आते हो लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, उसको न्यायालय में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कह दी कि मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर लेकर के आओगे नवी अनुसूची में, हम कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन यदि आपने नवी अनुसूची में कोई ऐसा मामला डाला जो कि संविधान के बुनियादी ढांचे को चैलेंज करता है, तो फिर भैया उसका भी पुनरावलोकन होगा। आरक्षण के मुद्दे डाल रहे हैं लोग, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण का मुद्दा डाल दिया, वहां पे तमिलनाडु सरकार ने वहां पे आरक्षण का मुद्दा डाल दिया, तो वो लैंड रिफॉर्म के लिए बनी हुई है सूची, नवी अनुसूची। लैंड रिफॉर्म एक्ट के वहां पे डालिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर आपने कुछ काम किया नवी अनुसूची के साथ जोड़ करके, तो आपको उसको भी हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे चीजें, है ना, चीजें समझ पा रहे होंगे कि क्या है पूरा मैटर, क्या है चीजें। तो ये आपका पूरा का पूरा मामला था केशवानंद भारतीवाद का। इसमें एक बुनियादी ढांचे का सिद्धांत निकल के आया और ये बुनियादी ढांचे का सिद्धांत आपका पूरी तरीके से आज भी प्रासंगिक है और इस बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के साथ ही जो है आपका पूरा का पूरा मामला लगातार चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक ऐतिहासिक जो है निर्णय है। केशवानंद भारती आपके 6 सितंबर 2020 को गुजर गए, लेकिन ये हमेशा संविधान के, जब संविधान की व्याख्या करने की बात आएगी तो ये हमेशा रहेंगे। अब जब केशवानंद भारतीवाद आया, विश्व के कई देशों ने इससे बहुत कुछ सीखा। कई देशों ने, कई संविधानों ने, कई न्यायालयों ने बहुत सारी चीजें सीखी। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे अनवर हुसैन बनाम जो है आपका अनवर हुसैन चौधरी बनाम बांग्लादेश में, वहां पर भी बेसिक स्ट्रक्चर, बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश न्याय जो वहां का उच्चतम न्यायालय, उसने भी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत वहां पे स्टैब्लिश किया। इसी प्रकार से जो है अन्य बहुत सारे अफ्रीकी कंट्रियां बहुत सारी हैं, युगांडा है, केन्या है, सेशल्स है, यहां पर भी जो है कई बार जो है बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की स्थापना हुई। तो यह सिर्फ भारत भर को प्रभावित नहीं किया, बल्कि विश्व के कई सारी अदालतों ने इससे सीखा, इस पूरे सिद्धांत ने। ठीक है, सभी ने केशवानंद भारतीवाद को बताया कि यह सिद्धांत संविधान जिंदा रखने वाला सिद्धांत है। तो निष्कर्षतः केशवानंद भारती इस वाद को हार गए, लेकिन हारने के बाद भी भूमि को बचाने में सक्षम नहीं हो पाए नीरमटके। लेकिन निसंदेह इस मामले ने संविधान की सर्वोच्चता को स्टैब्लिश किया, भारत के लोकतंत्र को स्टैब्लिश किया, भारत के लोगों को स्टैब्लिश किया, भारत की न्यायपालिका को जिंदा रखा। यह जो है सबसे बड़ा काम केशवानंद भारतीवाद ने किया। मैं पूरी आशा करता हूं कि केशवानंद भारतीवाद आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल है, इसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। यदि आपको देखें हिस्टोरिक बैकग्राउंड में, आने वाले समय पे मैं सारे केस आपको पढ़ाऊंगा। शंकरी प्रसाद में पढ़ा चुका हूं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार सर्च करिएगा, आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा शंकरी प्रसाद वाद। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से, मैंने एक बेरूबारीवाद की भी पढ़ाया था आपको। बेरूबारीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ना, संविधान का हिस्सा है, केशवानंद भारतीवाद में ही।
तो बेरूबारीवाद में जहां प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, वो पूरा नेहरू नून समझौते से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान को बेरीबारू क्षेत्र देना था, उस समय की बात है। लेकिन 1973 में प्रस्तावना को भी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के तहत रखा गया है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के तहत रखा गया है, संविधान की आत्मा के तौर पे रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका पूरा का पूरा मैटर है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। और केशवानंद भारतीवाद जो जटिल था, मुझे लगता है अब आप सभी के लिए आसान बन गया होगा। ठीक है, तो केशवानंद भारती हमें जो है इस वाद को लेकर के कई बार जिक्र करना होगा अपनी आंसर राइटिंग में, जब कभी भी कोई भी उत्तर लेखन आपका न्यायपालिका की पावर को एस्टैब्लिश करने के लिए है, आर्टिकल 368 को लेकर के है, या विधायिका न्यायपालिका के बीच जो संघर्ष को लेकर कड़ी है, उस सबको समझना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका केशवानंद भारतीवाद रहा। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये पढ़ करके, ये समझ करके कैसा लगा। ठीक है, चलिए।